गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में इन्हीं मामलात के ऊपर बात होती रही, ख़ास तौर पे जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल थे उसके ऊपर हमने कोशिश की अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात कर सकें। और यकीनन बड़ी सख्त बातें अब कहने की ज़रूरत है और ये सुनना भी होगा, ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं, जो चीज़ हमारे मुशाहिदे में आ रही है वो ये कि हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं और सूरत हाल को बेहतर बनाने में अब ये बड़ी बेईमानी सी बात हो गई है कि सबको अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी होगी, जिसमें हम सब ही नाकाम नज़र आ रहे हैं। सियासी जमातें हों या कोई और इदारा हो या लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, उन सब की एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी थी। लफ्ज़ थी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ और आजकल इसके पर ख़ास तौर पे जोर दे रहा हूँ कि वो वक्त शायद हमारे हाथ से निकल चुका है जब हम चीज़ों को बेहतर बना सकते थे। अब तो मामलात उस नहज तक पहुँच चुके हैं या पहुँचाए जा चुके हैं जहाँ से वापसी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। अच्छा चलें, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेने का कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ बात हुई और मौजू की तरफ आने ही लगे थे कि एक ब्रेक आपने इसमें देखा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आ गई। जनाब बात को महदूद कर लेते हैं क्योंकि वक्त मेरे पास अब कम रहा है, तो कोशिश करेंगे कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो मौशी सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान सबसे पहले जो हमारे हैं एक तज्ज़ियाकार भी हैं और बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं हालात का, और ख़ास तौर पे जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उस हवाले से जब भी हम गुफ्तगू करते हैं उन्हें प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। उसके साथ साथ आप एक बिज़नेसमैन भी हैं, जाना पहचाना नाम भी शहर का है, फलाही कामों से भी मुंसलिक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ एच मद्रास वाला साहब की। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। परवेज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आप सुबह के वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत सारी बातें आपसे आज करनी है, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं आसिफ अफ़ार साहब, एक तज्ज़ियाकार हैं, इससे पहले भी आप प्रोग्राम्स में उन्हें देख चुके हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज सुबह के वक्त यहाँ पे हमने मदऊ का रखा है, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम के वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, अब जो मौशी सूरत हाल है, मैं गुज़श्ता रोज़ भी देख रहा था, बहुत सारे लोग इस पर नाराज़ हो जाते हैं। हर शख्स अपने अंदाज से तज्ज़िया और तबसरा करता है। वो हम देखते हैं कि आजकल एक रिवायत है कि वो स्टॉक ब्रोकर को बिठाकर मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से वो जो फोरकास्ट हम जिसको कहते हैं वो दे रहा होता है। बहरहाल हर शख्स अपने हिसाब से देता है, मैं ज़्यादा तो इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन क्या वाक़तन नज़र आ रहा है कि जो कारोबार करता है अमलन वो क्या कुछ देख रहा है, क्या कुछ एंटिसिपेट कर रहा है, क्या कुछ उसके सामने चीज़ें आ रही हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा करें, क्योंकि काफ़ी देर से हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं और एक होप एक छोटी सी नज़र आई IMF की शक्ल में, तो उसके बाद एकदम से एक आप समझ लें कि टर्न अराउंड आया और ऐसा लग रहा था कि हम बंद गली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोबारा से हम देख रहे हैं सारी चीज़ें एक्टिव होना शुरू हो गई। ये मामला क्या है, क्या माजरा है, ये मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात की जाए। जी देखिए, बच्चे होते हैं ना जब घर में, अगर आप उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं ना तो वो भी बड़े खुश हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं कि यार अब्बा मेरे लिए खिलौना लेके आए, तो वो भी खुश हो जाते हैं। आप उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, वो भी हैं। IMF की आपने ख्वाहिश पूरी कर दी, आपको चीज़ मिल गई, आपको लॉलीपॉप मिल गया, आप आएँ, आप मीठा मीठा खाएं, फिर आपको पता चलता है कि वो मीठे के बीच में, लॉलीपॉप के बीच में एक डंडी भी होती है। ऐसा ही, ठीक है ना। तो बस ये मेरा एक थोड़ा सा था, मगर मैं आपको अब इसके ऊपर बताता हूँ कि देखें, बात दरअसल ये है कि मैं अभी ये बजट वगैरह का आया था और फिर बजट अप्रूव भी हो गया और बहुत सारे सेमिनार हुए और मैं उन सेमिनार में मैंने अटेंड भी किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस सेमिनार में अटेंड तो कर दिया, ठीक है, हमारे दोस्त यार होते हैं, उनके कहने पे मुझे जाना पड़ता है, थोड़े सवाल जवाब भी होते हैं, तो ये होता है कि एक आपको वहाँ अटेंडेंस देनी पड़ती है। तो मगर मैंने उनसे एक छोटी सी बात कही कि मैंने बोला देखें ये सेमिनार चल रहे हैं,
इंडस्ट्रियल एरिया में भी आपने ये आके सेमिनार किया, हमें बताया कि भाई हमने आपको ये नया बजट दिया है, नया बजट दिया है। तो पहले तो ये बताएं कि इस नए बजट में इंडस्ट्री के लिए क्या है, क्या यहाँ हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, क्या आपने इसके अंदर ये दिया है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बहुत अच्छी बात। क्या आपने ये दिया है कि भाई सब कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें दी हैं कि इंडस्ट्री वालों की आज से जो है ना ऐसा अच्छा हो जाएगा कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा देंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देंगे और तो लोगों के भी जेब में पैसे आएंगे, लोगों के जेब में पैसे आएंगे, दे कैन स्पेंड मोर, और वो करा पाकिस्तान का और जो है ना फाइनेंशियल साइकिल वो चलना शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी से। और जब हमारे पास रेवेन्यू आएगा इंडस्ट्री के पास तो आपको टैक्सेस भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आप बताएं कि इसके अंदर आपने क्या किया है। आपने हमें यहाँ आज बुलाया है और ये कह रहे हैं कि यार देखें जनाब, हम आपके पास आ जाएं और हम आपको नया बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं भाई? हमने आपके ऊपर जो टैक्सेस थे ना पहले और मजीद टैक्सेस लगा दिए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ बैठ के ताली बजाएं, क्योंकि हमने आपके ऊपर मजीद टैक्सेस लगा दिए हैं। जो टैक्स दे रहे हैं नए टैक्स पेयर को किसी तरह से ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमने नए टैक्स पेयर जो है ना जो घूम रहे हैं, और फिर मैंने बोला कि दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें आप बता देंगे फाइलर और नॉन फाइलर होता है, ठीक है ना। या तो टैक्स पेयर होता है या आपको टैक्स नहीं दे रहा है, या हो सकता है टैक्स नहीं दे रहा है इसकी वजह से उसकी इनकम ना हो। मगर एक नॉन फाइलर जो है जो अपने 15 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है और जो फाइलर से जो है ना 2% एक्स्ट्रा दे के वो 15 करोड़ की गाड़ी खरीद के और आराम से घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से ये नॉन फाइलर और फाइलर चल रहा है। तो भैया आप उसको पहले तो पकड़ो। आप हमारे ऊपर ये टैक्सेस बढ़ा रहे हो, तो ये इंडस्ट्री जो आगे बढ़ने के बजाय ना आप उसको और मजीद दबा रहे हो, और हम यहाँ बैठ के आपकी बातें सुन रहे हैं कि यार बहुत अच्छा बजट लाया। तो मैंने बोला कि देखो मैं जो है ना, मैं एक कारोबारी हूँ और मेरे को इतना तो अभी तजुर्बा हो गया है पिछले 30 सालों में यहाँ काम करके कि यार मैं इस कंट्री की जो इकोनॉमी है ना 6 महीने में सही कर सकता हूँ। ठीक है, होते हैं कैसे, ये कैसे हो गया यार? यहाँ तो सारे दुनिया के पंडित बैठे हुए हैं, ठीक है ना, पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी हुई है, IMF बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, 6 महीने में कैसे? अरे मैंने बोला यार एक तो जो है ना आप हर साल बजट लाते हो, वो 5 साल के लिए फ्रीज कर दो, ठीक है, ताकि लोगों का एक एटीट्यूड तो बने ना, एक एप्टीट्यूड बने, ये बने कि हाँ भाई क्या करना है मुझे। एक साल होता नहीं है, समझते नहीं है, फिर इसका मिनी बजट आता है, फिर पता है एक और आ गया। मैंने कहा मुझे तो खुद पता नहीं है कि यार मुझे कितने टैक्सेस देने होते हैं, कितने फॉर्म भरने होते हैं, कितने मल्टीपल टैक्सेस होते हैं और क्या क्या होता है। ये अब पढ़ने के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी साइंस है, और आपको मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा ताकि ये हम समझे तो सही कि है क्या। आप कस्टम के लॉज में चले जाएं, आप इनकम टैक्स के लॉज में चले जाएं, आप इंडस्ट्रियल लॉज में चले जाएं, आप फलाना चले जाएं, यहाँ हर किस्म के पता नहीं 50,000 तो लॉ निकल गए। तो उस 50,000 लॉज को समझने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला तो पहले तो जो है ना सारे बिजनेसमैन को एक यूनिवर्सिटी में आप दाखिला करा दें, ताकि हम लोग ये समझ तो लें कि भाई हमें कहाँ कहाँ क्या क्या पैसे देने, और उसमें हमारा फायदा कहाँ है। फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। फायदा होता तो आज इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ होती, एम्प्लॉयमेंट होती, लोगों की जेब में पैसे होते, रेवेन्यू आ रहा होता, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा होता, ये सारी एक्टिविटी चल रही होती। फायदा तो है नहीं। तो मैंने बोला देखो मैं तो बताता हूँ कि मैं तो 6 महीने में सही कर सकता हूँ। मैंने कहा सब कुछ ओपन कर दो, जिसको जो काम करना है करे, जिसको जो पैसा लाना है लाए। 5 साल तक हम लोग बजट को कुछ नहीं करेंगे। एक दफ़ा बना दिया ठीक है, गलत किया सही किया, एक दफ़ा के 5 साल के लिए खोल दो, जिसको जो पैसा लाना है लाए, जो लगाना है, बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है, मशीनरी मंगानी है। आपने इंपोर्ट के टाइम पे कुछ टैक्स दे दिया, सेल के वक्त जो आपने कुछ टैक्स दे दिया, और बाकी जो बिकेगा ना माल, ठीक है ना, जो सेल टैक्स जो बाजारों में बिकेगा, अब वहां से उसको टैक्स कलेक्ट कर लें। तो सारे रजिस्टर भी होंगे, नॉन फाइलर होगा वो भी टैक्स देगा, ठीक है, फाइलरों का वो भी टैक्स। तो आपका टैक्स का जो वैसे भी जो है ना वो ब्रॉड हो जाएगा। तो उससे क्या है कि 5 साल तक लॉक हो जाएगा और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। जो पैसा छुपा हुआ है वो भी सामने आ जाएगा। किसी को डॉलर रखने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने, वो कहेगा यार मैं काम करूंगा तो मैं इससे डबल कमा लूंगा, डॉलर रख के मैं क्या करूंगा। तो आप इसको ओपन कर दें, 6 महीने में ऐसा काम हो जाएगा। आप आज अनाउंस कर दें कि यार हर चीज ओपन है, कोई चीज नहीं है, जिसको जो काम करना है करो। आप बिल्डिंग के लॉज बनाओ, आप इंडस्ट्री के लॉज बनाओ। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना, गवर्नमेंट का काम है लॉज बनाना। आप हर वक्त जो है ना ये काम कर रहे हो, लॉज तो नहीं बना रहे हो। टैक्स कैसे लगाना है, बजट कैसे लाना है, ये आप बना रहे हो।
और दूसरी बात यह है कि दुनिया और IMF जब भी आपको पैसे देती है तो वो ये देख के देती है कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है। सबसे पहले तो जो है ना आप ये देखो कि भाई सबसे ज्यादा जो पैसा जो है ना वो वेस्ट कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ होता है। वो ये है कि जो सरकारी खर्च है ना उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। ना आप एजुकेशन में लगा रहे हो, ना आप अपने हेल्थ में लगा रहे हो, ये तो पैसा जाता कहाँ है। तो जहाँ ना डेवलपमेंट में लगा रहे हो, तो जो पैसा सरकारी खर्चों में जाता है और डेट रिपेमेंट में जाता है या इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, तो इसकी वजह से ना कि ये हमारी जो नाकस पॉलिसी की वजह से कि हम ये इंटरेस्ट रेट भी इतना दे रहे हैं, हम डेट रिपेमेंट भी कर रहे हैं और लोन ले लेके कंट्री को चलाया जो पिछले सालों में, तो वो उसका आज जो प्रॉब्लम है। तो एक दफ़ा आप इकोनॉमी खोल दोगे ना तो वो पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा तो हर साइकिल बढ़ जाएगा। एक कहते हैं ना कि एक आपका जो रेवेन्यू का स्ट्रीम जो है ना वो तेज हो जाएगी, तो आपको फिर वहां से आपकी पेमेंट भी आपका इजी हो जाएगा। मगर शर्त यह है कि गवर्नमेंट भी अपने जो है ना कमर कस ले और पेट पे पत्थर बांध दे और थोड़े जो कहते हैं ना कि पैसे खर्च करे। अब मुझे उस दिन टीवी में ये आ रहा था कि यार एक IG के पास जो है ना 12 करोड़ रुपए की गाड़ी है जी। एक AC जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर वो केले का दाम पूछने और दूध का दाम पूछने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी। तो यार ये तो फिर अभी दुनिया भी तो देख रही है ना, हम भी तो देख रहे हैं ना कि यार ये हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो फिर टैक्स पेयर जो है उसको उसके पैसे का हिसाब नहीं मिलेगा, ना हमें एजुकेशन मिल रही है, ना हमें प्लेग्राउंड मिल रहा है, ना हमें हेल्थ मिल रही है, ना रोड मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रही है, ना गैस मिल रहा है। तो भाई ये किस तरीके से आगे आपको फिर कोई टैक्स भी देगा। वो तो देखे ना जो देने वाला, आप कहते हैं ना कि बच्चों को मैंने मिसाल दी कि आप बच्चों को आज ये हिला देंगे ना कि भाई मैं तुमको ये लेके दे रहा हूँ, तो वो आपको ऐसा चिपकेगा, मगर आप चिपकेगा लिटरली बच्चा आपसे चिपकेगा कि आपने उसको लॉलीपॉप दिया लेके। मगर अब मैं तो बिजनेसमैन को भी आप कुछ दो तो हम भी चिपकेंगे आपसे और हम भी आपके साथ हाथ जोड़ेंगे। तो ये मेरा एक थोड़ी सी राय थी। बहुत अच्छी बात आपने कही। यकीनन ये हर शख्स यही इस वक्त तकाजा कर रहा है, खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी, कि आपको ईज़ देनी होगी मार्केट में। जब तक ईज़ नहीं आएगी, एक्सेस टू फाइनेंस नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक वो नहीं होगा। अभी ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं कि एक तो हमारे यहाँ लोग क्योंकि इतनी ज़्यादा समझ नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि उनको ये बात समझाई जाए कि ये बैंकों के अंदर जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा तो आप बैंक से लोन नहीं परस्यू करेंगे। अब ये तो पाकिस्तान में क्योंकि कल्चर नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया में जब हम मईशत पढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि बैंकों के ज़रिए ही काम किया जाता है। बिज़नेस को अगर आपने एक्सपेंड करना है, कोई नया प्रोजेक्ट आपने लगाना है, तो उसको फाइनेंस करवाया जाता है, फिर उसके बाद उसको रेवेन्यू साइड के ऊपर लेकर आते हैं, फिर वहाँ से जो पैसे जनरेट होते हैं उससे आप कर्ज़ की अदायगी करते हैं। पूरा सिस्टम है। लेकिन जहाँ इतने हायर इंटरेस्ट रेट हों, यानी कि शरह सूद इतनी ज़्यादा हो, वहाँ पे ये चीज़ें नामुमकिन हैं। दूसरी तरफ ये कि जैसा भी परवेज़ भाई ने निशानदेही की, बड़े इतने मामलात मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि शायद ये इनको हल करना नहीं चाहते। कर्ज़ की अदायगी का जो मामला है ख़ास तौर पे, इसमें मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा, अब ये तो आप बात रोज़ाना टीवी के ऊपर सुनते ही हैं कि जनाब कर्ज़ हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको आपने कहाँ यूटिलाइज़ करना है। ये जो इसका इस्तेमाल है ये उसी में होगा जो इससे पहले होता है, यानी कि जो कर्ज़ जो माजी में लिए गए हैं उसकी अदायगी के लिए इसको आपने इस्तेमाल करना है, और फिर जब उसके ऊपर मज़ीद सूद जब बढ़ जाएगा तो उसके लिए मजीद एक कर्जे की जरूरत है। कर्ज देना कोई खुशी की बात नहीं है। देखिए एक बहुत, और ख़ासकर जो हमारे यहाँ जो आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट हैं, तो जब इस इंटरेस्ट रेट में ना तो इंडस्ट्री लगेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक कारोबारी अगर सोचता है कि मेरे पास अगर कुछ अमाउंट पड़ी हुई है तो मैं क्यों इंडस्ट्री लगाऊं और क्यों इतने सारे लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूं, क्यों मैं बिजली का इंतजार करूं, क्यों मैं गैस का इंतजार करूं, क्यों मैं रोज़ाना ऑफिस जाने का बर्डन लूं और क्यों मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरूं। इससे बेहतर है कि मैं वो पैसा जो है ना बैंक में रख दूं और मैं जो घर बैठे जो है ना वो 20% मुझे बैंक दे देता है, और मुझे ना अकाउंटेंट रखने की जरूरत है, ना मुझे स्टोर कीपर रखने की जरूरत है, ना मुझे प्रोडक्शन को देखने की जरूरत है, ना मुझे वहाँ जो सामान बेच के मुझे रिकवरी की जरूरत है कि मैं उधार सामान बेचूं या मुझे बैंक में पैसे पड़े हुए मुझे 20% मुझे घर बैठे देख रहा है और स्टेटमेंट आ जाती है। मुझे अकाउंटेंट भी रखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट में मैं सब कुछ देख लूंगा, बल्कि मैं बैंक में जाके
मैनेजर के सामने चाय भी पीऊंगा बिल्कुल और पानी भी पीऊंगा और वो मुझे स्टेटमेंट देगा और मुझे वेलकम भी करेगा क्योंकि मैंने उसको इतने पैसे दिए हुए। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ फिर आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, फिर आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, फिर आपको टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये देखें दुनिया में किसी जगह पे इतना इंटरेस्ट रेट है नहीं। तो आप अगर देखें ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके यहाँ इंडस्ट्री ना लगे, आप चाहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो, आप चाहते हैं कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट ना मिले, आप चाहते हैं कि यहाँ हमारी ग्रोथ ना हो, तो वहाँ ये सारे जो है ना ये हालात क्रिएट किए जाते हैं। ये हालात जो क्रिएट किए गए हैं ये इसीलिए कहे हैं कि इकोनॉमी को दबा दो या लोगों को मार दो, या पैसे जो लोगों के जेब में पैसे है ना वो इकट्ठा करके और बैंक में लेके आओ और देखो, और किसी दिन वो ऐसा होगा कि वो बोलेंगे बैंक से आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, आपने थैंक यू वेरी मच, आपने लालच में आके हमें पैसे तो दे दिए हैं, अब हम आपको ये पैसे वापस नहीं देंगे, अब आप जाओ जो भी करो और वापस से दोबारा अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करो। ये मेरे ख्याल में हो जाएगा वेरी सुन, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ना, ये जो इतनी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का, ये इसकी वजह यही है कि एक दिन आएगा और बोलेगा थैंक यू वेरी मच, आपने हमें पैसे दिए, अब आप दोबारा से जिंदगी शुरू कोई और काम शुरू करें। जी आसिफ गफ्फार साहब फरमाइएगा, अब ये रियल एस्टेट के शोबे से आपका ताल्लुक है, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? क्योंकि पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी इस शोबे में नज़र आई और उसके बाद फिर ऐसा ही होता है, पाकिस्तान बड़ी जल्दी वो मामला जो है वो ठहर जाते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, फरमाइए। जज़ाकल्लाह यासर भाई, सूरत हाल बिल्कुल उसी तरीके की है जिस तरीके से अभी परवेज़ भाई ने इंडिकेट किया है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सब अब एक्ट कर रहे हैं एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जितने भी प्राइवेट तरीक़ेकार है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन के तरीक़ेकार होते हैं, जो कि सिर्फ अपने बेनिफिट के अंदर सोच रहा होता है कि मेरे पास प्रॉफिट आना चाहिए, उसके लिए मैं क्या तरीक़ेकार डिज़ाइन करूं। तो हमारे जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं अब वो उस तरीक़ेकार के ऊपर सोचने लगे हैं और जो वो चीज़ें आपको बेनिफिट देना होता है वो सारा बेनिफिट रिमूव नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी पिछले कुछ टाइम पहले MDA ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। MDA का सरकारी प्रोजेक्ट है, जैसे KDA का होता है, हर कोई वहाँ पे जाएगा बोलेगा डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका था। जी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो जब हमने उसको बैठ के पढ़ा कि वो ऑफर क्या कर रहे हैं, उसके साथ आप किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के अगर ब्रोशर को रखोगे तो दे वर बोथ सेम। एक प्राइवेट जो लैंड ओनर है जो कि अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, उसकी ऑब्जेक्टिव ये होती है कि मैं इनिशियल डाउन पेमेंट एक बड़ी साइज़ की लूँ, उसके बाद में मैं उनसे हर महीने की इंस्टॉलमेंट बांधता रहूँ, हर 3 महीने 4 महीने के बाद मेरे पास एक अमाउंट आती रहे जिससे कि मैं यूटिलाइज करूँ या अपने लिए इस्तेमाल करूँ, वट एवर दी ऑब्जेक्टिव इज। तो सेम वही सिनेरियो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी तरफ अभी करंट कुछ टाइम पहले अगर हम देखें, बल्कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद रोज़ पहले की बात है कि बजट के अंदर एक नया सुपर टैक्स इम्पोज कर दिया गया और उसकी वजह ये बताई जाती है कि जी जो प्रॉपर्टीज़ लोगों ने लेके रख ली हैं और उसको बेच नहीं रहे, उसके ऊपर गेन टैक्स अदा नहीं कर रहे। और गेन टैक्स भी एक लेटेस्ट इनोवेशन है जो कि अभी चंद साल पहले 5-6 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। वो क्या सिनेरियो था? वो ये सिनेरियो था कि जी आपको नज़र आ रहा है कि एक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, उसके अंदर पैसा आ रहा है, लोग पैसा वहाँ से कमा रहे हैं, हमारा हिस्सा क्यों नहीं आ रहा? ठीक है ना, हमारा हिस्सा कैसे आएगा? चलो जी गेन टैक्स लगा दो। एक टैक्स डिज़ाइन किया गया गेन टैक्स के नाम से और वो लगा दिया गया। वो गेन टैक्स क्या है कि जी आपने आज एक प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी का रोज़ बरोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, आपने 4 महीने में, 6 महीने में, साल में उसको सेल आउट कर दिया, अपनी एक हैंडसम अमाउंट निकाल के अपने पास रख ली। उस हैंडसम अमाउंट के ऊपर जो कि आपकी इनकम है, रादर देन कि आप इनकम टैक्स की बात करें, आपने एक स्पेशल टैक्स बनाया गेन टैक्स, वो लगा दिया। इनकम टैक्स सेपरेटली लगेगा जब आप उसको डिक्लेयर कर दोगे। ठीक है। तो वहाँ पे आके वो आया कि जी पहले 10% अगर पहले साल के अंदर बेच देते हैं, सही, दूसरा साल आप उसे लेके चलते हैं प्रॉपर्टी को अपने साथ, दूसरे साल बेचते हैं तो 7.5%,
आई एम सॉरी अगर फिगर्स में कोई गलती हो तो। ठीक। और फिर जब आप तीसरा साल उसको अपने पास रखते हैं, प्रॉपर्टी को तीसरे साल में बेचते हैं, तो वो आप 5% टैक्स अदा करेंगे। और अगर वो भी आप गुजार जाते हैं, चौथा साल आपका आ जाता है, तो उसके ऊपर आपके पास कोई गेन टैक्स नहीं मिलेगा। जी जी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम पीरियड पूरा किया, एक टाइम लिमिट दी गई थी आपको कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम इतने टाइम की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक, तो वो कैलकुलेट होगी। जी जी। लोगों का एक रुझान बन गया, जैसे परवेज भाई ने कहा कि आप अगर 5 साल के लिए एक प्लान दोगे तो लोगों का एक रुझान बनेगा, लोग उस तरीके से करके चलेंगे। सेकेंडली, मार्केट पोजीशन पिछले 2 सालों से ऐसी है कि कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी बेचना और उसके दामों में बेचना तकरीबन नामुमकिन सी बात हुई है। बहरहाल लामाला लोग मजबूरन लोगों ने अपने पास चीज़ को होल्ड करके रखा। जब लोगों ने चीज़ को होल्ड किया तो वो जो आपने चीज़ अपने लिए डिज़ाइन करी थी कि जी एक गेन टैक्स, एक नया टैक्स आपने निकाल के लोगों के ऊपर लगाया था, वो आना कम हो गया। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने अपने पास उस चीज़ को होल्ड करके रख लिया। लोगों को ये रहा कि चलो यार 4 साल हो गए हैं, 2 साल पहले मैंने ली थी, 2 साल गुजर गए हैं, अब चौथा साल मेरा चल गया है, मेरे ऊपर एटलीस्ट एक तलवार जो लटकी हुई थी वो निकल गई। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ दूसरी तरफ भी नोट कर ली गई कि हाँ जी ये तलवार तो चली गई और इतने टाइम से हमें इस पर कुछ मिला नहीं। ये वो सेक्टर है, ये 500 प्लॉट या ये 50,000 प्लॉट जो है हमें इनकम नहीं दे पाएंगे। अब हमने इनसे कैसे निकालनी है? ठीक है। उनसे इनकम निकालने के लिए आपने एक नया तरीके का डिज़ाइन किया, एक नया टैक्स इम्पोज किया, जैसे कि सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ठीक है। अब वही पैसे आप उनसे कि जी आप रह गए थे पैसे देने से, जी आप भी दे दो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो चल रहा है। हम जब तक अगर यही चीज चलती रही तो फिर कोई बेहतरी अब नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। कोई भी तबका ये बात नहीं समझ पा रहा कि ये जो ख़ास तौर पर टैक्स के मामलात हैं क्यों इतने पेचीदा बना दिए गए हैं, ये क्यों इन मामलात को हल नहीं किया जा रहा। परवेज़ भाई, मज़ीद इसमें इजाफा चाहूँगा कि आप ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। आप क्या समझते हैं कि ये मामलात कैसे हल होंगे? क्या ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कि अनलेस आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये सारी चीज़ें ठीक तरह से काम करेंगी? क्या आप समझते हैं, आपकी क्या राय है, क्या इसी के साथ ये कनेक्टेड है? फरमाइएगा। यासिर भाई, मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, देखें जो भी गवर्नमेंट आए, पॉलिटिक्स में तो आपको पता है पाकिस्तान में यहाँ मैरी गो राउंड चलता रहता है और लोग जो है ना आते रहते हैं, बैठते रहते हैं, फिर इसके बाद ये सारा सर्कल एक चलता रहता है और फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस होते हैं, फिर उसने जो काम किया वो उसको रोल बैक करते हैं। और जो ये रोल बैक करने का जो सिलसिला है ना, उससे जो है ना हमारा सारा जो बिजनेस का साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं ना, जो मईशत की, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ भी हो, एक इनके लिए सबके लिए होना चाहिए, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, इसमें जुडिशरी, अपने पॉलिटिशियंस, इसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग उसमें वो होने चाहिए। उनका एक एजेंडा होना चाहिए कि हमें मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। एक चीज़ का इजाफा कर दूं परवेज़ भाई, इसका जवाब दीजिएगा। कल भी इस बारे में मैंने अपने प्रोग्राम में बात की थी। मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं और एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये कहती है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं PIA की शक्ल में, रेलवेज़ की शक्ल में, जितने भी SOEs हैं, स्टेट ओन एंटिटीज़ या एंटरप्राइजेज़ जिनको आप कहते हैं, इनको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, मसला हल हो जाएगा। दूसरी तरफ एक जमात तो सियासत इसी के ऊपर करती है कि जी हम लोगों को रोज़गार देंगे, और लाला के उन्होंने माजी में जिस तरह लोगों को भर्ती किया। तो ये जब इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा एक आप समझ लें कि डेडलॉक एक जो बन चुका है, वो अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगा? कि ये तो बिल्कुल अलग सोच रखने वाले लोग हैं। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहती है इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब हम किसी और तरीके से करेंगे, लेबर्स को ज़्यादा एम्पावर करेंगे। कैसे मुमकिन होगा ये तो फरमाइए। देखें यासिर भाई, पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा आपके ही प्रोग्राम में मैंने बताया था कि भाई गवर्नमेंट का जो काम है ना, वो पॉलिसीज़ बना के देना है जी, रेगुलेट करना है, बताना है, डायरेक्शन देना है। गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं है।
ठीक है ना। तो पीआईए में अभी 19,000 एम्प्लॉयज़ हैं आपके, और 36 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, और कभी उसका लैंडिंग गियर नहीं खुलता है, कभी वो आधे रास्ते में टोरंटो जा रहा होता है, वापस आ जाता है, कभी उसका बंदा वो स्टाफ जो है ना वो टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरता है और डिसअपीयर हो जाता है। तो देखें ये, और इसी तरह से अगर आप अपने टर्किश एयरलाइन देखें तो उनके पास 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं और 326 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। तो हमारे पास 36 एयरक्राफ्ट में 19,000 हैं। तो ये देखें, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती हैं, फिर जाहिर बात है कि वो स्टेट ओन कहाँ वो लोगों को खपाएंगे। देखें, गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारी होती है ना कि जब वो वोट लेके आते हैं तो किसी ना किसी के वो ऑब्लाइज तो करना है ना, तो वो लोगों को वहाँ खपाते हैं और वो वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि उनका अगला वोट बैंक सिक्योर हो जाए, और वो एक पर्टिकुलर गांव के लोगों को भी देते हैं कि यार चलो तुम्हारे गांव से 15 लोगों को डाल देते हैं हम लोग पीआईए में। तो पता चला कि 15 लोगों को डाल दिया तो वो दूसरे लोग भी लालच में जो है ना उसी को वोट देते हैं, तो वो गांव तो सिक्योर हो गया उनका अगले इलेक्शन के लिए। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल कहते हैं ना कि ये एक ब्राइब है, ठीक है ना, जो आप लोगों को देते हैं। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री चलाए, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि एयरलाइन चलाए, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो कोई स्टील मिल चलाए। अच्छा, जो स्टील मिल चला रहा है ना वो एक ब्यूरोक्रेट होता है, उसका वो बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो क्या है कि 2 साल की पोस्टिंग पे आता है, फिर वो उसका थोड़ा सा सत्यानाश करके और फिर वो आगे चला जाता है, फिर वो दूसरी जगहों पे चला जाता है। तो देखिए ठीक है, ब्यूरोक्रेट होते हैं पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, बड़े समझदार, बड़े अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ी अच्छे काम करने वाले होते हैं, मगर हर किसी को हर काम नहीं आता। अगर आज मुझे मेरा जो काम है, मैं जो काम कर रहा हूँ, और आज मुझे बोलें कि आज आप परवेज भाई टीवी चैनल चला लें, तो मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। आज मैं यहाँ कहूँ कि भाई मैं एक बिल्डिंग बना लूँ या कंस्ट्रक्शन का काम कर लूँ, वो मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम है मैं उसी के अंदर एक्सेल करूँगा और उसके अंदर ही बहुत अच्छा काम करूँगा और आगे उसको मैं एक्सपेंड भी करूँगा अगर हालात सही हुए। तो गवर्नमेंट का तो फौरन जो है ना, ये जो लाइबिलिटी जिसके ऊपर आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, एवरी ईयर वी आर पेइंग हार्ड अर्न मनी, जो हम लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या हम लोग बोरो कर रहे हैं या लोन लेके भी जो है ना हम उनको वाइट एलिफेंट को जो है ना हम जिंदा रख रहे हैं। अच्छा, उनमें से आप देखें ना, स्टील मिल तो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, अननेसेसरी हम वहाँ जो है ना चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से पीआईए का मैंने आपको बता दिया कि 19,000 एम्प्लॉई की तनख्वाह दे रहे हैं, और फिर इसके बाद ये है कि हम वो जो कहते हैं ना कि वो लोग रिटायर हो जाते हैं, इसके बाद भी जो है ना वो तनख्वाहें चल रही होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अब लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती। अब एक तरीके से एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो ये कौन कर सकता है? ये पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। ये एक टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं, जैसे हम कारोबार में करते हैं कि यार जो चीज़ नुकसान हो रही हो तो बोलते हैं यार ये नहीं करना है बाबा, इसमें तो मुझे हर महीने नुकसान हो रहा है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, ये मैं बेचूंगा और मजीद अपने ऊपर लाइबिलिटी, क्योंकि मैं तो बैंकों से भी काम करता हूँ ना। आज तो मैं अगर जितना नुकसान करूंगा मुझे बैंक को देना पड़ेगा, जितना नुकसान करूंगा मैं अपनी जेब से डाल रहा हूँ। तो ये तो गवर्नमेंट है ना, आप इतने पैसे डाल रहे हो और सालों साल से डाल रहे हो, तो हमें तो फौरन, और हमारे पास तो बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी पीछे जब वो डंडा चल रहा था, तो उस वक्त को हमें ये कर लेना चाहिए जी। मगर अभी किसी ने भी जो है ना कहते हैं कि मैं अपने गले में घंटी क्यों बांधूं। अब इसी वजह से जो है ना ये काम और मजीद डेट बढ़ता जा रहा है और मजीद एक्सपेंडिचर बढ़ती जा रही है। तो मेरा तो यही असेसमेंट है कि ये सारे जो है ना, जो इसको नेशनलाइज करे हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना। गवर्नमेंट का काम है कि भाई पॉलिसीज बनाए। गवर्नमेंट का काम है कि अपने इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करे, उनको स्ट्रेंथन करे। अच्छा, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ही बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है तो आपकी 70 इंडस्ट्रियां चलती हैं, आपकी इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब आपने उस इंडस्ट्री को भी को कुल्हाड़ी से काट दिया, अब वो इंडस्ट्री भी आगे नहीं जा सकती, इसलिए कि उससे क्या है कि आपकी रेवेन्यू सर्कुलेट होती है, आपका पैसा जो होता है ना, जो इधर उधर लोगों के पास पैसा होता है वो भी वहाँ चला जाता है और मनी इन यूज हो जाती है। देखिए, जितना आपका पैसा जो है ना, जो अंडरग्राउंड पैसा अगर बाहर निकले और वो सर्कुलेशन में आए ना, वो सबसे बेहतरीन होता है। कुछ भी हो जाए कहीं से भी, मैंने आपको पहले बताया ना कि भाई किसी को नहीं पूछेंगे कि कहाँ से पैसा आया, आप काम करो, हम आपसे
एक 5 साल तक हम पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, 5 साल तक हम नया बजट नहीं लेके आएंगे, जो आज हमने लिख के दे दिया और वो लिख के दे दिया। ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट खुले, आप बताओ आपको क्या चाहिए। हाँ, मगर लाइन खींची हुई है, अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये इसका बायलॉज है, इस पे काम करो, हम आपको देंगे। तो ये गवर्नमेंट का काम है आप रोडें बनाओ, गवर्नमेंट का काम है आप अपने गैस क्रिएट करो, गवर्नमेंट का काम है कि आप इंपोर्ट की पॉलिसी बनाओ, गवर्नमेंट का काम है कि आप उनको फैसिलिटेट करो। अब वो गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट भी नहीं कर रही है, टैक्स भी कलेक्ट कर रही है, लोगों को कुछ नहीं दे रही है, तो बेईमानी तो होगी ना कहीं ना कहीं। देखो ना, बेईमानी तो होगी ना कि आप लोगों को नहीं दोगे, टैक्स भी लेने की करोगे, सुपर टैक्स और ये टैक्स और गेन टैक्स और सारी चीजें, और भाई कितने टैक्सेस देंगे। मैं तो बोला कि भाई हमने तो टैक्स देके अब कमर भी हमारी टेढ़ी हो गई है, यानी कि अब हमें पता नहीं है कि भाई कितने टैक्सेस हम दे रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये टैक्स जो टैक्स की किताब है ना, इसको पढ़ने के लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या किसी को हमें ट्यूशन पे रखना पड़ेगा कि भाई हमें बताओगे ये क्या है, ब्रीफ करे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मुल्की जो मौशी सूरत हाल है इस हवाले से, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र आ रहे हैं। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी भी इससे मुतासिर है, हर तबका इससे मुतासिर है। तो ये क्या आखिर पॉलिसी है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इतना एक शोर व होगा बरपा है, IMF का लोन हमें मिल गया, ना जाने कितने मामला हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्या वाक़ईतन कुछ ऐसा होने जा रहा है? इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आसिफ भाई, ये फरमाइएगा, वक्त मेरे पास क्योंकि महदूद है, और सूरत हाल का भी जैसे हम जायज़ा ले रहे थे, आपने रियल इस्टेट सेक्टर के शोबे की तरफ निशानदेही की कि टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस एक बहुतात हो चुकी है, तो बुरी तरह इससे मुतासर हो रहा है। और जैसे भी बात हो रही थी कि अब तो यकीनन ये सब के इल्म में आ चुका है कि ये सिर्फ इस शोबे से जुड़े ही 70 या 72 के करीब ऐसे और इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे बराह रास्त ताल्लुक़ इससे रखती हैं, वो भी बुरी तरह मुतासर हो रही। जब ये एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी तो फिर आपकी मईशत किस तरफ जाएगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर गुफ्तगू है। क्या तजवीज़ करेंगे? वैसे तो हुकूमत वक्त को कुछ तजवीज़ करना बड़े बेमानी सी एक बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस शोबे में बेहतरीन आने के लिए जो हंगामी बुनियादों पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है करने की, उनकी चाहूँगा ज़रा निशानदेही कीजिए। सर, ये अगर हम ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से ही बात कर रहे हैं, एक तो हमें चीज़ों को लिमिट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम आउट ऑफ द लिमिट जाके चीज़ों को एक दूसरा रंग दे के पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त कराची की बाउंड्री कराची से बाहर है तक है, ऑलमोस्ट हैदराबाद तक कराची की बाउंड्री बिल्कुल कैलकुलेट की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, मरदमशुमारी में नहीं होगी, ठीक है ना। मरदमशुमारी में तो शायद सोराबकोट से पहले ही रुक जाएगी। ऐसा ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कि हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आया कहाँ तक बंदा अफोर्ड कर सकता है। आप एक जनरल चीज़ लेने के लिए दुकान पे जाते हो, चावल लेने के लिए जाते हो, तो आपको ये पता लगता है वो चावल जो पिछले दौर में आप 160 रुपए किलो का लेके जा रहे थे, वो आज आपको 360 रुपए किलो का मिल रहा है, और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि यार ज़्यादा ले जाओ, ऐसा ना हो कि मज़ीद इजाफा हो जाए, कीमत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस सिनेरियो के अंदर जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा, जब मेरे पास गुंजाइश वो नहीं है कि मैं अपने खाने को पूरा कर सकूं, तो वो पैसे जो मैंने अपना मकान बनाने के लिए बचाए थे, वो तो मैं खाने पीने में अपने दूसरे मामलात में इस्तेमाल करके जा रहा हूँ। वक्त ऐसा आ जाएगा कि, और जल्दी ही आ जाएगा कि मैं वो सब कुछ डिप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये मैं कितने लोग हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। वो तमाम तर लोग जो कि परेशान थे कि मुझे महीने का जो है ये 40-50 हज़ार रुपये, 30-35 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता है, मैं अगर अपना मकान बना लूँगा और मेरे ऊपर अगर कुछ लोन भी आ जाएगा तो वो मैं अपना वही यही समझूंगा कि मैं वो किराए पे ही रह रहा हूँ और उसको उतारता चला जाऊँगा।
लेकिन वो लोन जो पहले के दौर के अंदर हम ये सोच सकते थे कि एक बंदे ने जिंदगी भर मेहनत करी है, मकान बना रहा है, उसको 5-10 लाख रुपए लोन लेना पड़ जाएगा। ठीक है। आज वो 5-10 लाख रुपए की जो फिगर है वो 30-35 लाख रुपए पे पहुंच गई है, उस हिसाब से कि उसने जितना कमाया होगा और जो आज की वैल्यू है। हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर रेट्स को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से सब कुछ छोड़ के सब्सिडी दे के या वट एवर दी सिस्टम में इसके जिस तरीके से भी आप करना चाहें, आप अपने लिए तो कर लेते हो ना, हर तरीके से रास्ता बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। इन लोगों के लिए भी रास्ता बना दें, इंसान है ये भी, कि आप किसी भी तरीके से चीज़ों को, सरिये की कीमत को, सीमेंट की कीमत को, जो दो मेन चीज़ें हैं उनको नीचे लेकर आ जाएं, ताकि कम से कम वो शख्स जो कि अपना मकान बनाना चाह रहा है हिम्मत कर सके। ठीक है ना, वो ये सोच सके कि चलो मैं प्लास्टर नहीं कराऊंगा, मैं बहुत सारे काम नहीं करूंगा, अपने आप को वहां शिफ्ट कर लूंगा, जिंदगी में रहते रहते चलते चलते उन चीज़ों को कर लूंगा। अभी तो वो शख्स जिसने स्ट्रक्चर बना दिया था वो वहां पे ही रुक गया है 2 साल से कि तो यार मैं कहाँ से करूं। ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बजट होता है कि इतनी इसकी कॉस्ट आएगी, ज़ाहिर है उस हिसाब से हम सारी चीज़ें रखते हैं। अब यहाँ माशाल्लाह से हर चीज़ की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर पड़ी है परवेज़ भाई, कि रोज़ाना उसमें इजाफा होता चला जा रहा है कि वो जनाब सरिया जो मेरे ख्याल में आप लेट से 40,000 टन कुछ होगा, वो बढ़ते 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 इतना महंगा हो गया कि जनाब वो अब पहुंच से बाहर हो चुका है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे देखे जो जिनकी फाउंडेशन तो है लेकिन उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, मुमकिन ही नहीं है। तो 3 गुना बढ़ी है सारी चीज़ जी। ओवरऑल आप देखेंगे तो हर चीज़ 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन आपके पैसे अगर वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही। मैं अगर 50,000 रुपए कमा रहा था और बड़े मजे में था कि मैं 50,000 में से 10,000 रुपए महीना बचा लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। मार्जिन तो मैं महीना 40,000 रुपए जो मैं खर्च कर रहा था वो मैं कहीं ना कहीं से लोन उठा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। साल भर के अंदर मेरा क्या हाल होगा? मैं IMF की किस्तें कहाँ से अदा करूंगा? नहीं, देखें जो ये सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात रहे ना तो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, और जो आजकल जो एक नॉर्मल अपार्टमेंट की जो प्राइस है वो आम आदमी जो है ना अब खरीद नहीं सकता। और अगर आपको आपकी जो कौम के लिए या आपके लोगों के लिए अगर ये सारी हाउसिंग की पॉलिसी बनानी है ना, तो हो सकता है कि फिर आप लोगों को चाहिए कि कुछ बिल्डर के साथ मिल के ना उनको आपको सब्सिडाइज रेट में आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी, उनको स्पेशली एक एयरमार्क एरिया करके कि भाई यहाँ आप अपने 1000 फ्लैट बना दें तो हम आपको इतने में देंगे, और उन लोगों को बोलें कि आपको ये आप इंस्टॉलमेंट भरते जाएं और फिर आपको जो बैंक से भी जो मिलेगी ना तो वो भी आपको सब्सिडाइज रेट में मिलेगी, ताकि वो जो लोग जो हैं जो बेचारे इतने अरसे से विदाउट एनी उनके छत के हैं ना तो उनको कम से कम छत मिल जाए। और ये क्या कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी चलेगी, बैंकिंग भी चलेगी, लोगों को छत भी मिलेगा, और लोग जो अपने जो पैसे जो हैं जो बेचारे किराए में दे रहे हैं और अननेसेसरी उस चीज़ों में दे रहे, वो पैसा उनके पास सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। वो सेविंग होनी शुरू हो जाएगी, वो फिर क्या है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में खर्च होनी शुरू हो जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में खर्च होनी शुरू होगी तो आपकी जो है ना कंज्यूमर आइटमों की डिमांड और बढ़ जाएगी, और जब कंज्यूमर आइटमों की डिमांड और बढ़ जाएगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ जो है ना प्रोडक्शन वो और ड्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ड्रॉप हो जाएगी, तो वो चीज़ें भी जो है ना सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। जब सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी तो आपका इन्फ्लेशन का जो एक जो आप सुन रहे हैं ना कि इतनी महंगी होगी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो और इंडस्ट्रियाँ भी लग, तो ये सारा एक इकोनॉमिक साइकिल की एक एक्टिविटी है। आप एक चीज़ को सही करेंगे ना तो दूसरी चीज़ें खुद ब खुद सही होनी चाहिए। एक चीज़ का डायरेक्शन आप सही करेंगे ना, सिर्फ एक चीज़ का मैंने अभी बताया, वो आप डायरेक्शन सही करेंगे तो आपकी 50 चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाएंगी। लोगों के जेब में पैसा बचना शुरू हो जाएगा तो उनकी लाइफ और मज़ीद अच्छी हो जाएगी, उनके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, उनके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो आगे हमें यूथ जो मिलेगी ना वो पढ़ी लिखी मिलेगी और अच्छी यूथ मिलेगी। आज अगर आपके पास यूथ जो है ना अगर पढ़ी लिखी नहीं है और उनके पास मल्टीपल जो है ना बीमारियां हो गई हैं,
अभी असेसमेंट आई है कि अगले जो है ना 5 सालों में या 10 सालों में जो हमारे पास यूथ आ रही है ना, वो तकरीबन कोई 6 करोड़ तो जो बच्चे हैं ना वो पढ़े, इनके पास एजुकेशन ही नहीं है जी। अब वो एजुकेशन के बगैर जो है ना 6 करोड़ बच्चे आपके पास इस स्ट्रीम में आ जाएंगे जी। और फिर उनके पास मल्टीपल डिजीज हैं, उनके पास जी। कोई पेट की बीमारी है, कोई स्टंटेड ग्रोथ है, किसी का मेंटल के इश्यूज हैं। अब वो जो 6.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे और जो आपके ऊपर लाइबिलिटी बनेंगे, जीडीपी में कोई इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, दे आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी रेवेन्यू इनटू योर जीडीपी। तो अब वो आप उनको क्या करेंगे? तो ये देखें सारी चीजें मल्टीपल, अगर आपने आज फैसला नहीं किया ना, ये सारी जो बीमारियां जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स है ना और मल्टीप्लाई होके आपके ऊपर और मजीद लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी। आपको इन चीज़ों को जो है ना आज सोचना पड़ेगा कि भाई हमें आगे अपनी जो आगे की जो यूथ है या आगे की जो पिछले आगे जो जनरेशन आ रही है उसको किस तरह से सेव करना है। हमारे लोगों को जो यहाँ जो बच्चे कुचे रह गए हैं, देखो जिसको तो मौका मिला वो भाग गया, जिसको मौका मिला वो कहीं इधर चला गया, जिसको मौका मिला उसने पैसे बना के अब यहाँ आराम से बैठा हुआ है और वो अपने बैंक में 20% रख के खा रहा है। अब जिसको बेचारे को मौका नहीं मिला है, जो कि समझ लो कि 95% जो लोग हैं जिनको कुछ मौका नहीं मिले, वो बेचारे कहाँ जाए? वो कश्तियों में बैठ के अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ जाए? उनके लिए तो कुछ प्रोग्राम करो यार। एक आप चीज करते हो ना, जैसे मैंने बोले, एक आप एरिया के अंदर आप कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस करते हो ना, उसका सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो मेरी तो ये गुजारिश है, या हमारी ये आवाज कोई सुन ले, या हमारी ये सजेशन कोई सुन ले, या उसके ऊपर कोई एक्टिवेट करे, या कोई ऐसा वो पॉलिसी बना देंगे जिससे हमारी जो कौम को कुछ फायदा हो जाए। उन लोगों को 95 लोगों को फायदा होगा, जिन लोगों को फायदा होगा उससे बिल्डरों को भी फायदा होगा, उससे आपको भी फायदा होगा, उससे मेरी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। मगर ये है कि भाई पता नहीं वो हमारी वो डायरेक्शन ही कहीं और है। हम कर्जा मिलने पे इतना हम लोग खुश हो रहे हैं, कर्जा मिलने पे कोई आप बता दें कि कोई बंदा कोई इतना खुश होता होगा? मैंने आपको जो है ना, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप पैसे नहीं दे सकते हो। मैं आपको बोलूँगा मैं आपको 10 करोड़ रुपए कर्जा देता हूँ, तो आप खुश होंगे? खुश वो होगा कि जिसको पता है कि यार वो पागल मुझे दे रहा है 10 करोड़ रुपए, मुझे देने का है उसको, मुझे तो खर्च करने हैं ना, मैं आराम से खर्च करूंगा अपनी, और किसी दिन जो है ना टिकट कटाऊंगा और भाग जाऊंगा। तो वो बंदा खुश होगा जो है ना, जिसको बाकी जिसको पैसे वापस करने ना, वो तो बोलेगा या अल्लाह मैं कैसे वापस करूंगा, मेरी मदद कर, मेरे को कोई ऐसे कारोबार में ऐसी आसानियां कर, मेरा बिजनेस बढ़ा ताकि मैं कर्जा आसानी से दे दूं और मेरे ऊपर से ये कर्जा निकल जाए। और कौन बंदा है जो ये चाहता है कि यार इतना कर्जा दे और 20% या 25% इंटरेस्ट दे? तो बस ये तो मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर होता है। मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा इस तरह के क्लियर मैसेज देता हूँ, मगर होता कुछ नजर नहीं आता। ये एक बड़ा अलमिया है, नियतों का फुकदान है। अगर वो नियतों, बल्कि असल बात यह है कि हमें अपनी नियत को एक डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन देनी है। जिस दिन वो दे दी गई, उस दिन आप सारे फैसले बैठ के कर लोगे। ठीक है, लेजिस्लेशन जिसने बनानी है वो लेजिस्लेशन भी बनाएगा। अच्छा, ये जरा फरमाइए ना कि जो परवेज भाई ने निशानदेही की है कि ये पूरा इकोनॉमिक साइकिल होता है कि आप एक चीज़ को ठीक करेंगे, उसका इफेक्ट दूसरी जगह नजर आएगा, वो तीसरी जगह ठीक होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह आप जब खराबी पैदा करते हैं तो एक एक करके सारी चीज़ें खुद ब खुद खराब होना शुरू हो जाती हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन वो लोग कहाँ से लेकर आए? अब हमने क्या कुछ होते हुए नहीं देखा। हमने ये भी देखा कि $1 बिलियन के लिए इस पूरे के पूरे स्टेट को जो है वो प्लेज कर दिया गया, और हमें ऐसा नज़र आता है अब पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं देखते हैं तो $1 बिलियन या $1.5 बिलियन, अब मेरे ख्याल में वो बहस ख़त्म हो गई। ये बड़ी आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी आप समझ लें कि एक मंथ में या 1.5 महीने के अंदर टोटल वो एक किसी सेक्टर से इससे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। लेकिन हम लोग आज भी उसी सिलसिले में हैं। क्यों हमारा जो है वो इतना पोटेंशियल कम हो गया? या हमारी कैपेबिलिटी अब वो नहीं है कि हम $1 बिलियन जो है वो जनरेट कर सकें? क्या हमारे रिसोर्सेज इस हद तक डिप्लीट हो गए हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सहारा लेना पड़ता है? ये ज़रा फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये वाकई इतनी बड़ी अमाउंट है जिसके लिए इतनी हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं, दिखाई जाती हैं? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमारी सिचुएशंस डिप्लीट हुई हैं, ना हमारे रिजर्व्स में कोई प्रॉब्लम आई है, ना हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हम ये काम कर नहीं सकते। ठीक, हम छोड़ देते हैं। लोग, सियासी लोग ये कहते हैं कि जी वो इतना पैसा भाड़ ले गया, वो इतना पैसा भाड़ ले गया,
वो अपना पैसा वापस ले आए तो आवाम के सारे कर्जे उतर जाएंगे, उनको छोड़ देते हैं बिल्कुल। वो जो ले गए वो ले गए। ठीक है। क्या आज आपके इसी मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं कि जिन्हें अगर आप बोलें कि जी हम आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को दुरुस्त राह के ऊपर लगा देंगे, हमारी आपसे दरख्वास्त यह है कि हमारी इस मुसीबत से जान छुड़ा दें। तो मैं परवेज़ भाई से पूछता हूँ कि क्या ये उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन डाल के फौरी तौर पे उससे जान नहीं छुड़वा लेंगे? नहीं, मैं यही फौरन आपसे छुड़वा कह रहा हूँ, लेंगे। ये तो करने के लिए कंट्रीब्यूट तैयार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि जब वो ठीक करना ही ना चाहें, मैं तो एग्जैक्टली ये बात आपसे यही है पूछ ना रहा कि हूँ। नियतों जी। का फुकदान है, आप ठीक करना ही नहीं चाहते हो। जब आप चीज़ को ठीक ही नहीं करना चाहते हो तो फिर आप कुछ भी कर लो, कितने प्रोग्राम्स कर लो, कितनी बातें कर क्योंकि लो, सालों कितनी से ये बातें रेवोल्यूशंस ले बताते आओ। आ रहे हैं, मेरे ख्याल में अब तो आधी जिंदगी इस काम में गुजर गई है कि ये खराबियां हैं परवेज भाई कि इनको आप ठीक कर लें। मेरे ख्याल में को अभी तो ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ, 20 साल से तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमारे पास इस मुल्क के अंदर अल्लाह मियाँ ने हमें सब कुछ सब चीज़ों से नवाजा है। बिल्कुल है। हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास समंदर है, हमारे पास फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है। हम जो यहाँ फ्रूट खाते हैं ना, ऐसा जायकेदार फ्रूट आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। हम जो कॉटन उगाते हैं, हम जो वीट उगाते हैं, आप दूसरी दुनिया की वीट ले लें, जो हमारी वीट है ना उसकी रोटी फ़र्क है। आप इम्पोर्टेड वीट ले लें, उसकी रोटी फ़र्क है। आप हमारा गन्ना ले लें, आप हमारा आम ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें, आप हमारा मीट ले लें, खुदा के वास्ते आप हमारी फ़िश दे लें। हमने हमारी फ़िश पे इतना काम नहीं किया, हमने फ़िशरी पे हमने काम नहीं किया, हमने फ़िश के एक्सपोर्ट पे, हमारे समंदर से जो मिलता है हमें, जो ख़जाना मिलता है, हम उसको एक्सपोर्ट, क्योंकि हम अगर वो साफ़ सुथराई से उसको एक्सपोर्ट करें तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हम IT के ऊपर हमारी यूथ को हमने ब्रेन सड़ा दिए, 6.5 करोड़ यूथ जो है ना हमारी सड़ रही है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो आगे जाके क्या कंट्रीब्यूट करेगी? अगर उन लोगों को आप IT में लेके आते, आपको IT इंस्टीट्यूट कर लेते, हमारे जो फार्मर हैं वो बेचारे अपनी उनकी सब्जियां जो है ना उधर ही फील्ड में ही सड़ जाती हैं, वो आगे बेचारे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि ये सारा खोल देना, मैंने एक बताया कि एक आप कोऑपरेटिव मार्केट खोले, एक बहुत बड़ा जैसे आपका एक्सपो सेंटर है ना, इसके अंदर आप बोलें कि हर हफ्ते जो है ना फार्मर्स मार्केट लगेगी और सारे कराची वाले जो है ना आके यहाँ सब्जियां खरीद लें और उनको बोलें कि आप यहाँ आके बेचो, ठीक है ना। आपको मैं यकीन कहता हूँ कि आपको जो है ना जो भी प्राइस आप वहाँ दे रहे हो ना मार्केट से, डिफेंस या बादराबाद से, आपको 25% में आपको सब्जियां मिल जाएंगी। आप एक हफ्ते के लिए ले लो सब्जियां, ठीक है ना, वो फिर अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे, आप उनको भी अपॉर्चुनिटी। तो ये जो मिडिल मैन है ना ये कट हो जाएगी। ये मिडिल मैन जो आपके 95% और 75% जो पैसे कमाता है और जो टैक्स भी नहीं देता है ना, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो एक्सपो सेंटर और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, इनको आप यूटिलाइज करो फॉर द पब्लिक बेनिफिट, ठीक है। मगर गवर्नमेंट ये करे तो सही ना। अब ये तो आप कर सकते हो ना, देखो इसमें आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, लोगों का इन्फ्लेशन नहीं होगा। मगर हम ये करने का सोच ही नहीं रहे हैं। हम ये सोच नहीं रहे कि भाई इसको करना कैसे। देखें, एक चीज़ आप अच्छी करोगे ना, यही आप फार्मर्स मार्केट लगा दोगे ना, एक्सपो सेंटर में कितना बड़ा है, पूरे सिंध का जो है ना सब कुछ आ जाएगा। उधर अपने मुर्गियां भी दे दो, वो दे दो, और फिर एक दफ़ा जो है ना क्लीन करके ख़त्म कर दो, वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर एक हफ्ते के बाद फिर लगा दो। यार ऐसा ज़बरदस्त आपको सब्जियां 25 मिलेंगी, आपको फर्स्ट क्लास। आप दुनिया में जाते हो, फार्मर्स मार्केट लगती है हर वीकेंड पे, तो दुनिया आती है वहाँ से, दुनिया अपने लिए चीज़ें लेके चले जाती है, महीने महीने की चीज़ें लेके चले जाते हैं। मगर यहाँ हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी एक और भी आपका था, मेरा सजेशन ये था कि भाई कुछ भी करें, यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप फैसिलिटेट, ये जो कह रहे थे ना कि भाई $1 बिलियन और ये डॉलर, अगर आप ये लोगों को, हमारे कारोबारी लोगों को अगर फैसिलिटेट कर दें, और हम ये देखें हमारे टूरिज़्म, होटल इंडस्ट्री, गिनी चुनी तो हमारे पास कोई ब्रांडेड होटल है ही नहीं है हमारे सामने। आप दुबई चले जाएं, दुनिया भर का हर ब्रांड आपको होटल मिलेगा। कितनी होटल इस दुबई के छोटे से एक दुबई में कितनी दुनिया की होटलें हैं, और आप देखें तो कितने होटल के रूम है, तकरीबन कोई 50,000 तो रूम आपको मिलेंगे। हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है ना आपको 50,000 रूम आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें आप कहते हैं। तो बात है चले कि टूरिज़्म इंडस्ट्री, आपकी होटलिंग इंडस्ट्री, आपकी
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन है ना 230 मिलियन, आप अगर यहाँ कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो आपको पता है कि ये लोग हैं हमारे पास खाने वाले, ये लोग हैं ये इस्तेमाल करने वाले। एक टी शर्ट बनाएंगे तो आपको पता है कि ये मार्केट अवेलेबल है, उनके जेब में पैसा तो डालो ताकि वो खरीद सकें। खरीदेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली कम होगी, और फिर जब वो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री के लिए चीज़ अगर सस्ती बन रही होगी तो दुनिया में आप उसको ना फेंक सकते हो मार्केट में, वो भी एक प्राइस में फेंक सकते हो, दुनिया में उसकी रिकग्निशन होगी, और आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट की भी एक वॉल्यूम बढ़ेंगे, लोकल वॉल्यूम के साथ एक्सपोर्ट के वॉल्यूम बढ़ेंगे। मगर ये एक चीज़ सही करोगे ना, एक चीज़, तो आपके सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली सही अनवाइंड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। मगर इसके लिए कोई ना कोई तो डायरेक्शन चाहिए ना। मैं तो यही कहूँगा कि 5 साल के लिए जो है ना बजट को फ्रीज कर दो, बोले जैसा भी है ना, जो भी टैक्स लगा दिए, ठीक है ना, अब चलो इसको लेके चलते हैं, 5 साल तक कोई चीज़ आपको पूछेंगे नहीं। बाकी ये है कि कंस्ट्रक्शन अगर चलेगी तो सब कुछ चलेगा, लोगों के जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा जो है ना एजुकेशन में भी जाएगा, बच्चों की सेहत पे जाएगा, बच्चों के खाने में जाएगा। ना हम सेहत पे दे रहे हैं, ना उस पे दे रहे हैं कि भाई गलाजत पड़ी हुई है, वो बीमारियां आप, हम तो यहाँ शहर में रो रहे हैं ना गलाजत को। आप कभी वहाँ इंटीरियर सिंध में चले जाएं जहाँ हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ रहती है। क्यों पॉपुलेशन माइग्रेशन हो रही है, क्यों शहरों पे इतना ज़्यादा जो है ना बोझ पड़ रहा है, क्यों शहरों में जो है ना लोग आके रह रहे हैं, क्यों हमारे पास फकीर जो है ना इतने, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। अगर वहाँ उनको वो जॉब मिल जाती है, वहाँ उनकी क्रॉप अगर अच्छे दामों में बिक जाती है, वहाँ उनकी सब्जियाँ अगर बिक जाती हैं तो वो दोबारा सब्जी उगाएंगे, फिर दोबारा आके बेचेंगे। तो उनके लिए जैसे होता है ना कि ईद पे, बकरा ईद पे वो वहाँ गाय को बच्चा लेते हैं और फिर बड़ा करते हैं और फिर ईद पे आके 4 लाख की बेचते हैं। तो उनको बोलते हैं कि यार हमने 4 गायें बेच दी ना ईद पे तो हमारा साल निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हर हफ्ते वो अपनी सब्जियां यहाँ लेके आए और हमारे एक्सपो सेंटर में बेचना शुरू कर दें तो उनके जेब में पैसे आ जाएंगे। कल उनके बच्चे भी अच्छी ना तालीम हासिल करेंगे, उनके बच्चे भी फिर अपने फील्ड में काम करना शौक करेंगे। आपने उनको नशे का आदी बना दिया, क्योंकि जो आदमी हार जाता है ना, जो आदमी के पास कुछ काम नहीं होता है ना, जो आदमी वो कहता है ना कि भाई आई एम फीलिंग डिप्राइव्ड ना, कि अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो वो फिर नशे के आदी हो जाता है। आपने ये चीजें उनको दी नहीं है, आपने उनको ऐसी चीजों पे डाल दिया है, उस डायरेक्शन पे डाल दिया है कि वो अब जो है ना उनको अभी दुनिया में अब कोई चीज उनको सही नहीं लगती है। कहते हैं मैं दुनिया में बेकार है, वो अपने को इसमें खर्च कर देता है। आप उनको पॉजिटिव चीज़ों, आप उनको हाथ में काम दो, उनके स्किल को आगे बढ़ाओ। अल्लाह मियाँ ने इतनी फर्टाइल लैंड दी हुई है, अब हो सकता है कि वो बंदे भी जो है ना आपके पास अगर 6.5 करोड़ नाकारा बच्चे आ जाएंगे तो वो काम कौन करेगा? ये तो लायबिलिटी हो जाएगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो बस यही है कि अल्लाह दुआ करें। आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासतौर पर हेल्थ और एजुकेशन की जब आप बात करते हैं ना, तो ये जिनसे पैसे लेते हैं, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, लोगों के इल्म में नहीं होता, वो इनके ऊपर ये कंडीशन लगाते हैं कि आपकी जीडीपी का 2% आपने हेल्थ और एजुकेशन पे लगाना है। अच्छा, बड़े ममालिक की जो इकोनॉमी चलती है ना, वो चलती इसी की बुनियाद पर है। वहाँ पे हुकूमतें बनती हैं और गिरती भी इन 2 पॉलिसीज़ के ऊपर है कि आपकी एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी क्या है, प्लान आपके पास क्या है। फिर क्योंकि जैसे भी आपने कहा तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन के साथ। तो वो सारी जो प्लानिंग करते हैं वो 50 साल की, 60 साल की या 70 साल की वो होती इसी के हवाले से, क्योंकि जब हेल्थी नेशन होती है तभी ये तमाम चीज़ें फ्लरिश करती हैं, बिजनेसेस भी होते हैं, फिर उसके ज़रिए आपके पास साइंटिस्ट भी आते हैं। वो साइंटिस्ट हमारे यहाँ तो एक ही चीज़ को समझा जाता है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं, वो इकनॉमिक थ्योरीज़ को लेकर आते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसा भी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि जब हम बाहर देखते हैं शीशे से तो हमें एक मॉडल सिटी नज़र आती है, एक ऐसी जगह नज़र आती है कि जहाँ पर इन्वेस्टर को लेकर आए। अब यहाँ पर जो सड़कें हैं, अब फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं, आप अपने किसी अजीज़ को लेकर आएँ जो बाहर रहता हो, आप उसको सड़क के ऊपर ले जाएं, काफ़ी देर तक वो सोचता रहेगा कि पता नहीं हम शहर के अंदर ही हैं या शहर से बाहर शायद कहीं चले गए। तो जब ये सूरत हाल होती है तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आते, कोई फॉरेनर यहाँ पर आकर 2 मिनट के लिए रुकना पसंद नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट तो भूल जाइए। जी जनाब, फरमाइए। सर, फॉरेनर आ जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पे अपना दुबई बनाने आ रहे होते हैं, वो वाले फॉरेनर्स ज़रूर आ जाते हैं। वो लोग जो कि असल में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
आप अगर एक अच्छी जगह के ऊपर रह रहे हैं, डिफेंस में रह रहे हैं, बादराबाद में रह रहे हैं, आपसे कहा जाए औरंगी टाउन में जाके पहले कभी अच्छी जगह हुआ करती थी, लेकिन जो इस वक्त हालात है ना, उसके बाद तो वहाँ पे भी लोग सोचने पे मजबूर हैं कि कहीं और ही लेकिन फिर भी आप औरंगी टाउन में जाना पसंद नहीं करेंगे ना। बहुत परेशान। वो वाली सिनेरियो यहाँ पे हमारा मुल्क का बना दिया गया है कि आपका मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो था ही, अब शायद फोर्थ वर्ल्ड के ऊपर आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं। आप उसे बिल्कुल ही डाउन किया जा रहा है कि जी कहीं से भी ये लोग कराची 134वें नंबर पे आ गया है जी जी। दुनिया की वर्स्ट लिविंग कंडीशन पे। लिवेबल सिटीज की जो रेटिंग आती है ना, उसमें हम 134 के ऊपर आ गए हैं जी। अब लिवेबल ही नहीं है, बात वही है, आपने जो जैसे खुद ही बता दिया कि जी अब कंडीशन वो नहीं है कि बाहर से कोई बंदा अच्छा, और एक चीज़ ये कि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा सिर्फ एक शहर की आबादी हो गई है। तो ये याद रखें, पूरे ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी नहीं है जितने सिर्फ शहर कराची में लोग बसते हैं। अब हम अगर टूरिज्म की बात करें तो हमारा मरी में जो वाकया हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या ख्याल है, टूरिस्ट आएगा? सबसे पहले तो मरी जाना चाहता है ना। हर एक हफ्ते के बाद एक जीप गिरती है उधर जाकर खाई के अंदर। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारा ये तरीक़ेकार है हमारा चलने का। वहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब जब जनरल लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे मफाद परस्त पहले मौजूद हो जाता है कि इसकी मदद करने के बदले में मैंने अपना इतना फ़ायदा उठाना है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ बर्फ़ के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ सकती, वहाँ चेन लगाने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये मांगे जाएंगे आपसे। ये तो एक अलग डिबेट है ना कि ये हम लोग सिस्टम ही क्योंकि नहीं प्रिवेल करता। जब सिस्टम नहीं होता तो उसके बाद फिर ऐसा ही होता है कि लोग आकर अपनी मर्जी से काम करते हैं। आपकी गाड़ी बीच सड़क पे खड़ी हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हैं। आदमी रूथलेस हो जाता है, आदमी फिर वो बिल्कुल उसके दिल में जो है ना वो कोई हमदर्दी नहीं रहती। मगर जब ये अच्छे माहौल अच्छा होता है, जब सूटेबल माहौल होता है, पैसे आ रहे होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है, हर आदमी खुश होता है ना, तो हर आदमी एक दूसरे को ऊपर पीछे बकअप भी करता है और उसको सपोर्ट भी करता है। मगर जब आदमी देखता है ना कि हालात और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं तो आदमी बोलता है मैं किस तरीके से जो है ना वो स्क्वीज़ कर लूँ और कितना मैं उनसे जूस निकाल लूँ ताकि कल पता नहीं मेरे पास वो हालात हो ना हो। तो हर आदमी अपॉर्चुनिस्ट बन गया है। ठीक है ना, पहले होता था कि आदमी सपोर्टिव होता था, अब अपॉर्चुनिस्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही, तो ये फ़र्क हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेनी होगी यहाँ पर और ब्रेक के बाद सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और कुछ और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू मुल्की मौशी सूरत हाल था और इसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये अभी जो IMF का लोन हमें मिलने जा रहा है, इसके बाद क्या मईशत की सूरत हाल होगी, ये मामला थे जिसके ऊपर अब तक गुफ्तगू हुई है। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज़ साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इसके ऊपर कोई ख़ास इस शोबे के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। कुछ देर पहले हम हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा ज़रूरी है। फिर वो सिलसिला चलता है, जैसे हम इससे पहले आपके साथ प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो शहर से लाना माल को यहाँ तक और हैदराबाद से जब इस तरफ आता है तो फिर वो एक अलग ही मामला होता है। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, बार बार इस बात में ज़ोर दे चुके हैं कि आपके पास अगर एक रोड नेटवर्क सही होगा तो आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन शायद हमारी कंसिडरेशन में नहीं है, हमारी जो कंसिडरेशन में वो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी और यही कुछ रह गया है। कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात हो। देखिए, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, इतना स्विफ्टली जो है ना आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, या आपका सामान जो है ना उसकी तरसील जो है ना वो इजी हो जाएगी और जल्दी क्विकली मिलेगा। और जितना क्विकली सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगी ना तो आपका इकोनॉमिक सर्कल जो है ना वो और मज़ीद फास्ट चलेगा, क्योंकि जल्दी सामान आएगा, वो जल्दी माल बिकेगा तो जल्दी हो जाएगा, तो उसका टाइम भी हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपकी व्हीकल्स की वेयर एंड टेयर होती है ना वो भी कम हो जाएगी, और वेयर एंड टेयर अगर ज़्यादा होगी तो वही आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, क्योंकि आप उसके पार्ट्स ज़्यादा मंगाएंगे, आप उसके टायर ज़्यादा मंगाएंगे, और फिर वही आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, देखिए जो व्हीकल है ना वो बहुत महंगी होती है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना वो जल्दी ना डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी।
तो ये आपको सोचना चाहिए कि जो रोड नेटवर्क होता है ना, ये नहीं है कि भाई सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपकी जो व्हीकल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमने की होती है ना, वो जल्दी से डिप्लीट ना हो जाए, ताकि वो 10 साल तक चले उसकी, और फिर उसके ऊपर पार्ट्स भी कम हो, तो वो सारा इकोनॉमिक बर्डन है। और दूसरी बात ये कि देखें, ये आपका जो बाहर से भी जो इन्वेस्टर आता है वो सारी चीज़ें देखता है, वो आपकी ये चीज़ें देखता है कि भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गैस है, पानी है, बिजली है, ये देखता है, आपका रोड नेटवर्क देखता है, आपके पास स्किल लेबर देखता है, आपके पास वो लेबर देखता है कि वो लेबर काम की है कि नहीं है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखता है, फिर वो देखता है कि मैं अगर यहाँ मैं काम करूँ 5 दिन, तो 2 दिन मैं अनवाइंड कहाँ करूँ, कहाँ आराम करूँ, कोई यहाँ रिजॉर्ट्स हैं कि इन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं कि मैं अपने आप को 2 दिन अनवाइंड कर दूँ और रिलैक्स कर लूँ। तो हमारे पास ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये अभी हैं ही नहीं, मिसिंग है। तो अगर ये मिसिंग है, तो अब आप बताएं कि भाई ये किस तरीके से होगा, ये यहाँ बंदे किस तरीके से आप लोगों को लेके आएंगे। हाँ, ये है कि एक तरीका हो सकता है कि आप उनकी आंखों पे पट्टी बांध के लेके आएं, और जब तक यहाँ हैं उनकी आंखों पे पट्टी बांधते रहें, या वो VR जो गॉगल्स है ना वो पहना दें, उसके अंदर आपको सब चीज़ें अच्छी अच्छी नज़र आएंगी, और वो ये देखेगा कि VR पहना हुआ है, वो बहुत अच्छा उसको नज़र आ रहा है। मगर देखिए, जो फिजिकली जो चीज़ आप देखेंगे, या जो आप फील करेंगे, जो महसूस करेंगे, जो स्मेल करेंगे, वही आप अपने आगे चीज़ों को कन्वे करेंगे ना अपने आप को। या जो बंदा आएगा, जो फर्स्ट असेसमेंट करेगा, जो इन्वेस्टर, वही जाके वो अपने हेड ऑफिस पे बताएगा ना। देखिए, सारी चीज़ें ये नहीं होती कि भाई आपके पास रिसोर्स के भाई लेबर है, यहाँ बहुत सस्ती लेबर है, इससे कोई काम नहीं होता है, या आपने ज़मीन दे दी, इससे कोई काम नहीं होता है। दूसरे बहुत सारे कंपोनेंट जैसे मैंने आपको गिनवा दिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो अगर 5 दिन काम करेंगे, फॉरेनर आएंगे, यहाँ काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो अपने 2 दिन कहाँ अनवाइंड करेंगे वो, फिर अपने वो पैसे जो है ना जाके पता चला दुबई में खर्च कर दे, तो हमारे को क्या फ़ायदा। ठीक है ना, कि काम यहाँ कर रहे हैं, 2 दिन छुट्टियाँ मनाने दुबई चले गए, तो वो पैसा तो वहाँ खर्च करा, कमाया आया पैसा वहाँ खर्च करा। तो आप ऐसे क्यों नहीं हालात कर रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री भी लगाएं, 2 दिन के लिए अनवाइंड करने के लिए कोई रिजॉर्ट पे चले जाएं, वो उसके फैसिलिटी वहाँ मिले, ताकि वो पैसा भी वहाँ खर्च करें, वो भी हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। तो ये सारा जो है ना साइकिल, ये सारे बॉक्सेस हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ सारे फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब तक जहाँ ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज के अखबार में मेट्रोपॉलिटन जो डॉन के अंदर सबसे बड़ी खबर रखी हुई है कि रेड लाइन जो आपकी जो बस का जो है ना, वो कॉस्ट ओवररन हो गई है उसकी वो महंगा हो गया है, क्योंकि अब हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, तो वो अभी बजट से आउट हो गई है। अच्छा, तो उसके लिए भी वो डिले हो गया। हाँ, तो जाहिर बात है कि जब आप इसको जो है ना, एक चीज़ जो 1 साल में बन सकती है उसको 10 साल में बनाओगे, तो हर चीज़ की लोहा जो 85,000 रुपीज़ टन था, आज अपने 2,70,000 रुपये हो गया। सीमेंट जो 450 रुपये की तो 1,000 रुपये की हो गई। तो कहाँ से फिर लोगों की जो है ना वो बजट बन सकता है। दुबई ने बना लिया, दूसरे मुल्कों ने बना लिया, जब हर चीज़ बहुत सस्ती थी, उनकी इकोनॉमी में भी उनको काम आ रहा है, उनके डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अब उन्होंने वो चीज़ें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब सिर्फ जो है ना उस पर उनको जो है ना गाड़ियाँ दौड़ानी है, उनको गाड़ियाँ दौड़ानी है और स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन करनी है, क्विक ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी अभी बात की। मैं सुबह क्योंकि जब ये देखता हूँ इस प्रोजेक्ट को, तो मुझे ये समझ में आता है कि अभी क्योंकि मानसून का जो है ना वो आगाज़ हो जाएगा स्पेल का, और उसके बाद ये होगा कि ये क्योंकि अभी तो फाउंडेशन ही पूरी तरह से नहीं बनी है, तो बारिश के बाद जो डैमेजेस होंगे, और ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा आगे की बात हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होती हैं जब कोई हम चीज़ तामीर करते हैं, तो वो सारा बैठ जाएगा सिलसिला। तो मैं यही सोच रहा था सुबह कि दोबारा से फिर इसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, और अब तक जितना पैसा अभी तक हमने उसमें ज़ाया किया है वो बिल्कुल एक तरफ हो जाएगा, फिर दोबारा से इसकी एलोकेशन होना शुरू होगी। तो जो ये 1 साल के अंदर मुकम्मल हो सकता था, वो अब हम खैर से जो है उसको 5-6 साल की तरफ जो है वो 7 साल की तरफ ले गए। ये हमारी प्लानिंग है माशाल्लाह जी। तो सबसे पहले तो हम जब भी कोई प्रपोजल दे रहे होते हैं, हम झूठ बोलना वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने ये बोला कि साल भर में कंप्लीट हो सकता था, तो वहीं पे आपने डंडी मार दी थी। आपको पहले तो बताना चाहिए था कि ये 3 साल में जाके कंप्लीट होगा,
ताकि अगर वो 5 साल तक के ऊपर चले तो इतना ज़्यादा महसूस ना हो। बिल्कुल ठीक है। जब आपने बताया कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और अब जब आप उसे 5 साल तक के ऊपर खींचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सब खींचेंगे। बिल्कुल ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, बनते हुए जाहिर सी बात है जैसे बारिश का सिलसिला हो गया या और कोई दूसरी वेदर कंडीशंस आ गई जो कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आप जब सालों के ऊपर मुहित किसी प्रोजेक्ट को लेके चल रहे होते हो तो आपने पहले से कैलकुलेट कर रखी होती हैं। आपको पहले से पता होता है कि जी फला टाइम के ऊपर बारिश होगी तो हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्ट था एक हाउसिंग सोसाइटी का जहाँ पर के बहुत बड़े बड़े घड़े मौजूद थे, उधर कुछ पहाड़ भी मौजूद थे। तो उन पहाड़ों को काट के उसकी मट्टी करके उसको उन घड़ों के अंदर भर दिया गया ताकि एक लेवल पोजीशन आ जाए। लेकिन वो काम उस वक्त उस दौर में किया गया, उस टाइम फ्रेम के अंदर किया गया कि मॉनसून से पहले पहले वो फिलिंग कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो फिलिंग करने के बाद आपको उसके अंदर पानी भरना है बहुत सही तरीके से कि वो सारी फिलिंग आपकी बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है। पानी भी आपका पैसों से आता है, जो जगह अभी डेवलप नहीं हुई है वहाँ पे पानी की लाइन नहीं लगी हुई है, वो आपको वहाँ से मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है। वो आपने जब वहाँ से कुदरती पानी यूटिलाइज करके उसके ऊपर कर लिया, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तमाम चीज़ें हमें एंटिसिपेट करनी होती हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इसको उसके किसी नतीजे तक पहुँचते हैं। बहरहाल वक्त मेरे पास अब ख़त्म हो गया और बहुत सारी और दीगर मामलात और बातें थी, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा ज़रूर करेंगे। बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब आसिफ साहब का, आसिफ गफ़ार साहब के हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए, परवेज़ एच मद्रास वाला साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का कि उन्होंने यहाँ पे वक्त भी शामिल गुफ्तगू है और मुल्क की मुश्किल सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू की। अब हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।